बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों। मैं हूं आपका होस्ट तहलका न्यूज से फारूक शाह। मुख्तसर सा प्रोग्राम, बल्कि छोटी सी एक डिबेट, इसको इशू समझें। ये थोड़ी हकायक पर है। आज हम हट के थोड़ा प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, जिसमें कुछ सच्चाई, कुछ हकायक, कुछ कड़वे, कुछ जो भी होगा आपके सामने मैं पेश करूंगा। हमें, हमारी पाकिस्तानी कौम को, बल्कि हमें 73-74 साल जो हो चुके हैं आज़ादी के बाद, हमें कोई भी हुक्मरान ऐसा नहीं मिला जिससे हमारी अवाम जो है वो मुतमईन हो सके। हर 2-3 साल बाद, जैसे ही 4 साल 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, तो पाकिस्तानी कौम को एक नए मसीहा की ज़रूरत पड़ती है। वो पिछले को भूल जाती है, अगले का इंतज़ार करती है। जो आता है 6 महीने 1 साल तख्त पे बिठाते हैं, उसके बाद उससे बेजार हो जाते हैं। तो मेरी नज़र में पाकिस्तानी अवाम को खमीनी की ज़रूरत है, जो इस किस्म के फैसले करे। जैसे कि आजकल पाकिस्तान में करप्शन का जोर शोर है। ये हुकूमत भी करप्शन को ख़त्म करने के बहाने आई, लेकिन उसके बावजूद मतलूबा मकासद अभी तक अवाम की नज़र में जो है वो पूरे नहीं हो सके, बल्कि वो खुद भी करप्शन की दलदल में धंस चुकी है। पाकिस्तानी अवाम को खमीनी की ज़रूरत है। इमरान को घर भेज कर फरिश्ता हुकूमत नहीं करेगा। सख्त फैसलों की इस वक्त ज़रूरत है। दोबारा वही चेहरे वापस आए तो दूध शहद नहीं, बल्कि अगली हुकूमत इससे भी ज्यादा करबला जैसा माहौल पैदा करेगी। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलूं। हम इस वक्त पाकिस्तान में इस्लामी सदाती निज़ाम निफाज अमल में लाया जाए, ये मुतालबा आजकल हर पाकिस्तानी की ज़बान पे है। यहाँ तक कि अपोजिशन जमातों की बेचैनी और सदाती निज़ाम के खिलाफ बयानात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंदरून खाना कुछ अहम चल रहा है। दोस्तों, मुतालबा तो सबका है कि सदाती निज़ाम ही लाया जाए, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि सदाती निज़ाम है क्या और उस वक्त इस निज़ाम के नफाज की ज़रूरत क्यों है। दोस्तों, अगर हम तारीख उठा कर देखें तो पाकिस्तान में नस्ल दौर हुकूमत में आमरीत और नस्ल में जमहूरियत रही, लेकिन जब नतायज की बात करें तो जो तबाही हमारे मुल्क में जमहूरियत ने देखी, वो आमराना दौर के पास भी भटकती नजर नहीं आती। मैं आमरीत की हमायत नहीं कर रहा, मगर आमरीत का दौर जमहूरियत से बेहतर रहा, क्योंकि आमरीत में सदारती दौर रहा। जमहूरी हुकूमतें में मुल्क मफादात के लिए बड़े फैसले कभी ना हो सके, क्योंकि जहां मुल्क मफाद आता, जमहूरों को ब्लैक मेलिंग शुरू हो जाती, कभी अपोजिशन के नाम पर, कभी सुबाइयत के नाम से। जमहूरी निज़ाम वही से ही चोरों का, बदमाशों का निज़ाम है। तो ऐसे लोग मुल्क मफाद को पसे पुश डालकर बिकते हैं और ज्यादा देर नहीं लगाते। ये हमारी असम्बलियों में सब कुछ होता रहा, हमारी कौम देख चुकी है। जबकि आमरीत में ऐसे फैसले जा बजा देखे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का आखिरी और बड़ा डैम तरबेला बना, जो आमरीत की देन है। आज भी हमारा ज्यादातर इंसार इस तरबेला डैम पर है, जबकि जमहूरी हुकूमतों ने आमरीत का काला बाग डैम का मनसूबा मुतनाज़ा बनाकर खत्म कर दिया। उसके अलावा भी नवाज शरीफ और जरदारी ने डैमों के मनसूबे के दहाइयों तक मनसूख कर दिया, जिसका आगाज अब जाके इमरान खान ने किया। वरना 2025 या 2030 तक डैम न बनते तो हम पानी की बूंद बूंद को तरस जाते। हमारी हालत भी सोमालिया जैसी होती। स्टील मिल आमिर की हुकूमत ने कायम की और एक मुनाफा बख्श इदारा बना, लेकिन जमहूरी हुक्मरानों ने अपने कारोबारों और कारखानों की खातिर पाकिस्तानी स्टील मिल जैसे बेहतरीन इदारे को एक सफेद हाथी बना दिया। नवाज शरीफ की इतफाक फोंडी चलती रही स्टील मिल, जबकि तबाह हो गई। यहाँ तक कि नवाज शरीफ के दौर में दूसरे तबाह किए गए अहम तरीन इदारे भी PIA के साथ स्टील मिल मुफ्त में दी जा रही थी। ये आप सुन चुके हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी चीजें मीडिया में आ चुकी है। हमारी कौम को याद है, हमारी कौम का हौजा कमजोर ना हो। किसी जमाने में पाकिस्तान एयरलाइन दुनिया की जानी मानी और तेजी से तरक्की करती एयरलाइन थी। इस एयरलाइन से पता नहीं कितनी एयरलाइनें निकली। आज वो किस मकाम पर, हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन जमहूरियत ने उसे भी बर्बाद किया। बिलखसूस नवाज शरीफ दौर में जब शायद खाकान अब्बासी को PIA का चेयरमैन बनाया गया, तो उस मुनाफे ने अपनी एयर बिलों को चलाने के लिए ही PIA को बर्बाद कर दिया। सैकड़ों जेली पायलट्स भर्ती की गए, तैयारों को काट कबाड़ किया गया, PIA को मुतनाज़ा किया और कई रूट्स बंद करवा दिए ताकि वो रूट्स अपनी एयरलाइन ब्लू को दिए जा सके। ये हकीकत है। हमारी कौम जो है इसको बारीक बीनी से देखे। इस मुनाफे ने न्यूयॉर्क का रूट अपनी एयर ब्लू को देने के लिए PIA का रूट बंद किया, और जब वजीर आजम बना तो इस रूट को अपनी एयर ब्लू के लिए
منظوری دلوانے امریکہ حکام سے ملنے جا پہنچے اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پتلون اتروا کر ذلیل ہو کر واپس آ گیا۔ یہ روٹ بعد میں عمران خان نے دوبارہ PIA کے لیے کھلوایا۔ 1998 میں خسارے میں چلنے والی پاکستان سٹیل مل دوبارہ 2003 میں منافع دینے لگی، حالانکہ وہ دور ایک مرتبہ پھر عامر یعنی جنرل پرویز مشرف کا تھا۔ اس کے بعد جمہوریت آئی، زرداری اور نواز شریف کا دور آیا، سٹیل مل برباد اور مفت میں ملنے لگی۔ پاکستانی پوسٹ جو کہ ایک منافع بخش ادارہ تھا، وہ بھی دیگر سروسز سے کمیشن اور حصہ داری کے سبب برباد کیا گیا۔ کس ادارے کی بات کریں جہاں بربادی کی ایک لمبی داستانیں پڑے ہیں۔ اگر پاکستان کے اداروں میں بہتری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آمریت پاکستان کے لیے سود مند رہی۔ نہ آمروں نے محلات اور جائیدادیں بنائیں اور نہ ہی ان کے بچوں نے پاکستان کو باپ کی جگیر سمجھا۔ ان کا کسی کو بھی علم نہیں کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے موجودہ دور میں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے جمہوریت چاہیے، جمہوریت میں یہ دیکھیں، آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک پہلے یہ حضرات حکومتیں کرتے رہے، اب ان کی اولادیں آ گئی ہیں، یعنی کہ ہم ان کی اولادوں کے محتاج ہے ہماری قوم، یعنی کہ ہمارے پاکستان میں اور کوئی شخص حکومت نہیں کر سکتا۔ یہ فرد واحد سیاستدان ہے پاکستان کے جو خود تو حکومت کر گئے، ابھی دوبارہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اپنی اولادوں کو لے کے آ گئے ہیں۔ یہ آپ نے اس سلسلے میں دیکھا، صدر پاکستان جنرل ایوب خان نے کبھی ذاتی ضروریات کے لیے سرکاری وسائل استعمال نہ کیے، یہاں تک کہ ان کے آبائی گاؤں میں لوگوں نے پہلی مرتبہ ہیلی کاپٹر بھی ان کی وفات کے موقع پر دیکھے۔ مشرف سمیت دیگر تمام عامر آج تک کوئی خاندان ملنے، نہ ہی ان کے اہل خانے عیاشیاں کر رہے ہیں، نہ کہ ریاست کو بلیک میل کیا گیا۔ یہ آپ ذرا دھیان سے سنیں، سوچیں کہ کبھی کوئی اس کی اولاد اٹھ کے اسمبلی میں آ کے تقریر کر کے ریاست کو بلیک میل کرتی ہے، لیکن آج کل پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف جمہوری لیڈر ان کا ناشتہ لاہور سے مری بذریعہ ہیلی کاپٹر پہنچایا جاتا رہا۔ سرکاری دوروں پر پورے ٹبر سیر سپاٹے کے لیے سرکاری وسائل پر دنیا گھومتے رہے۔ کسی نے پارک لینڈ میں اپارٹمنٹ بنایا تو کسی نے سرے محل خرید لیا، کسی کو پودینے کی کیاری ہزاروں ایکڑ تک پھیل گئی تو کسی کی پاور لوم فیکٹری ٹیکسٹائل انڈسٹری بن گئی، مگر فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مکمل طور پر برباد کر کے غرض کرپشن اور لوٹ مار کی اس بہتی گنگا میں سب نے ہی ڈبکیاں لگائیں۔ ہماری قوم کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ آج ملک بھر میں صدارتی نظام حکومت کے بارے میں بڑی بحث ہو رہی ہے، جو کہ لائق تحسین ہے۔ ماہرین سیاسیات نے صدارتی اور پارلیمانی نظام حکومت کی خوبیوں اور خامیوں کو طویل بحثیں کر رکھی ہیں۔ اعداد و شمار کی روح سے دنیا کے دیکھا جائے تو 75% جمہوری ممالک میں صدارتی طرز حکومت رائج ہے۔ یہ امر واضح کرتا ہے کہ بیشتر ملکوں میں صدارتی نظام کو فوقیت حاصل ہے۔ اس نظام میں صدر حکومت اور مملکت دونوں کا سربراہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں پارلیمانی نظام کے تحت ہر سیاسی جماعت موثر سیاست کر رہی ہے۔ باپ کے بعد بیٹا، پھر پوتا، نسل در نسل اپنوں کو نوازنے والا واحد ملک ہے جہاں غریب کبھی بھی سیاست کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں روپے کی ٹکٹیں بکتی ہیں، اور جو آتا ہے وہ پھر اسمبلی میں پہنچ کے پھر اپنے سارے پچھلے پورے کرتا ہے، اگلی قیامت تک کا سوچتا ہے۔ دنیا بھر میں جس ملک میں بھی پارلیمانی نظام ہے وہ ملک گونوں گوں مسائل کا شکار ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں گزشتہ کئی اشروں سے پارلیمانی نظام ہے۔ اس نظام کی بدولت آج لاکھوں بچے سکولوں سے باہر ہیں۔ غربت کے تناسب میں ہر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ٹیکس دینے والی عوام اور اس پر عیاشیاں کرنے والے، ہم یہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں یہ حقائق ہیں، جو حقائق ہیں آپ ان کو، میری ایک ایک بات کو سنیں، غور کریں، سمجھیں۔ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ایک پاکستانی ہوں، اور بتا رہا تھا کہ میں ٹیکس دینے والی عوام اور اس پر عیاشیاں کرنے والے 10% اشرافیہ، غریب کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، جبکہ سیاستدانوں کے کتوں کی بھی غذائیں بیرون ممالک سے آ رہی ہیں۔ تو پھر ہم کس طرح پارلیمانی نظام کو سپورٹ کریں؟ میری عوام کیا کرے، ہماری عوام کیا کرے، کس کو سپورٹ کرے؟ میں پارلیمانی نظام کی مخالفت پاکستان میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم ترقی پذیر ممالک میں اس وقت میں جہاں رہتا ہوں اس کی بھی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ملک میں ہمارے ملک تعلیم کا تناسب جو ہے پاکستان میں 60% سے بھی
कम है। वोट देने वालों को ये मालूम नहीं होता कि वो किसको और क्यों वोट दे रहे हैं, और बस ऐसी कौम के बशिंदे हैं जहां वोटों को नोटों के बदले में दिया और लिया जाता है। फिल्में आप देख चुके हैं, हजार हजार, दो हजार, पांच पांच हजार कुरान पे कस्में उठा के हमारे वोट बिक जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता। हम अपनी उसमें होते हैं कि चलो घर का खर्चा, राशन, ये तो चलता है। हमारी कौम इस हालत तक मफलूक उल हाल है। आपको इन ममालिक को देखें जहां पार्लिमानी निज़ाम है, तो इन ममालिक में बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक, इन ममालिक में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत क्यों नहीं कामयाब हो? इसलिए कामयाब हुआ कि वहां तकरीबन 100% आबादी तालीम याफ्ता है। एक तालीम याफ्ता और बाशऊर वोटर जानता है कि उसके ज़ात, महल्ले और मुल्क कौम की बेहतरी के लिए कौन सा उम्मीदवार मौजूद रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ टिकटें दे दो, बांट दो, पैसे ले लो, अपने खजाने भर लो, उसके बाद वो जो भी आएगा उसने भी फिर वही करना है। आप देखें कौन सा उम्मीदवार मौजूद रहेगा, आपके सामने होता है। कौम की बेहतरी के लिए कौन उम्मीदवार जो है वो कामयाब होता है। हमारे यहाँ अमूमन जितने भी होते हैं वो लालची और लालच का तरगीब देने वाले इस तरह के लोग आ जाते हैं, और खौफ के बगैर आज़ादी से अपना वोट कौम इस्तेमाल करता है। मगर जिन ममालिक में खानगी की शरह जो है कम है, वहाँ पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत का नगफ्ता हाल देख लीजिए। इस निज़ाम के बहस मुजरमों तक हुक्मरान जो है वो बन बैठते हैं। इक़्तिदार में आने से कबल इमरान खान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के नफाज की हिमायत की। लगता है कि खान साहब भी इस वक्त पार्लिमानी निज़ाम से तंग आए बैठे हैं, क्योंकि उसकी वजह से उन्हें बार बार उन पार्टियों में उनके जगीरदार, वडेरे, करप्ट, ताकतवर खानदानों की औलाद उन्होंने शामिल की है, और वो एक किस्म का उन्होंने भी बैंगन का भरथा बना डाला अपनी हुकूमत को। सब ऐरे गहरे इकट्ठे हो चुके हैं। उन्होंने कंटेनर पे खड़े होकर बड़े वादे किए थे, उनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। मैं किसी की चमचागिरी नहीं करूंगा, लेकिन हकायक जो है वो आपके सामने रखूंगा। आप पाकिस्तानी कौम है और हालात जो है आपके सामने है, आप खुद इसका फैसला करें। उन्हें भी इस तरह की औलादों को शामिल करना पड़ा जिन्हें पाकिस्तानी रोज अव्वल से मैदान सियासत में घोड़े दौड़ाते देख रहे हैं। इमरान खान तब्दीली का नारा लगाकर मैदान सियासत में दाखिल हुआ। उस तब्दीली से उनकी मुराद निज़ाम हुकूमत को तब्दील करना था, और उनके नज़दीक सदारती निज़ाम हुकूमत मौजूदा पार्लिमानी तर्ज हुकूमत से बेहतर है। शायद उसकी वजह यह है कि सदर बनकर उन्हें इतनी ताकत मिल जाएगी कि वो फसूदा निज़ाम तब्दील करने वाली पॉलिसियों को नाफिज कर सकेंगे। जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपनी सदारत के दौरान इन मखसूस एजेंडे के तहत अपने अख्तियारात में भी पार्लियामेंट को मुंतकिल कर दिए, जिसके जरिए वो जमहूरियत को ताकतवर बनाने के सही करते नजर आए थे। लेकिन हकीकत में गरीब अवाम पर जमहूरियत आमरीत मसलत की गई थी। ये तो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इस जमहूरियत जो मैं बता रहा कि जमहूरियत में आमरीत मुसल्लत की गई, उस निज़ाम में आम तौर पर ताकतवर और दौलतमंद लोग ही असम्बलियों से लेकर कौंसलों तक पहुंच सकते हैं, जहां न तो जमहूरियत के मशहूर मकूल है अवाम की हुकूमत, अवाम की तरफ से अवाम के लिए, तो इसका तो सीधा कहा जाए कि जनाजा निकल चुका है। हकीकत यह है कि रोज अव्वल से मखसूस ताकतवर टोला पाकिस्तान में इस वक्त जो काबिज है, बल्कि हर दौर में रहा है, पाकिस्तानी अवाम पर हुकूमत कर रहा है और करता रहेगा। वो पिछले 70 बरस, 73, 74 बरस से हर बार बाअसर और बारसूख बनकर और अमीर बनकर सामने आ जाता है, और इतना अमीर बन चुका होता है, जबकि अवाम की अक्सरियत इस वक्त गुर्बत में जहालत के गड्ढों के पिंजों में फंसी हुई बलबला रही है। मैं पाकिस्तान में सदारती तर्ज हुक्मरानी का ख्वाहिशमंद हूँ। ये तो सबकी कोशिश है, सबकी ख्वाहिश है, मेरे अलावा दूसरे भी, जहां पर अवाम के वोटों से सदारती रेफरेंडम का इनकाद किया जाए। सदर ही ऐवान बाला, ऐवान ज़री का सरबराह हो, इसका अख्तियार हो कि वो 10 कबीना समेत तमाम सूबों पर गिरफ्त हासिल रख सके। सेनेट और कबीना की मंजूरी के बगैर भी सदर ममलकत के फैसले अवामी मफाद में जो हूँ वो आइन का दर्जा रखते हैं, और इसमें से बढ़कर यह समझता हूँ कि सदारती निज़ाम भी खिलाफत जैसा हो, सदर अवाम के वोटों से आए, लेकिन इसके पास अख्तियार बादशाहों वाले ना हो। हमने अपने प्यारे मुल्क में गुज़श्ता 73 बरसों से पार्लिमानी निज़ाम भी देख लिया। अब खुदारा इस निज़ाम सदारती जो इस वक्त बहुत ज्यादा जोर शोर से जिसको पुकारा जा रहा है, उसको भी हमें देखना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हमारा मुल्क जो है वो तजर्बागाह है, अवाम के वोटों से आए, उनके पास भी अख्तियारात बादशाहों वाले थे। हमने अपने प्यारे मुल्क में देखा, पिछले निज़ाम भी देख लिया, अब अगला निज़ाम अगर देख लें तो कौन सा कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। देखना ये चाहिए पार्लिमानी निज़ाम किस तरह
मतलब मुल्क को टुकड़े कर गया। 99% अवाम पर किस तरह 1% अशराफिया मुसल्लत किया गई, तलीम, सेहत और इंसानी बुनियादी ज़रूरियात से महरूमी हमारी मुकद्दर बन गई। हमारी ही किस्मत में क्यों है ये सब कुछ? क्या चंद खानदानों को ही नवाजने के लिए ये मुल्क बनाया गया है? अगर ऐसा है तो इस मुल्क के पढ़े लिखे नौजवानों को यहाँ से निकाल कर किसी और मुल्क की शनाख्त दे दी जाए। इस जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम के तहत रोजाना हजारों नौजवान मेरठ का जनाजा पढ़ते हैं। वालिदैन बच्चों को न जाने किन किन हसरतों से इंतहाई मुश्किलात ना मसाइल हालात में तालीम दिलवाते हैं, लेकिन डिग्री के बाद नौजवानों के जज्बात के साथ जो ये सियासतदान खेलते हैं तो बस हम इस जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम पर रोते हैं। पाकिस्तान की मखसूस हालात मद्देनजर रखे जाए तो हकीकतन सदारती निज़ाम हुकूमत ज्यादा सूदमंद दिखाई दे रहा है। इस निज़ाम में हकीकतन पाकिस्तान के जो इस वक्त जो हम ये कह रहे हैं कि सियासतदान जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये खिलवाड़ जो है ये तकरीबन बंद हो जाएगा। सदारती निज़ाम हुकूमत इसलिए ज्यादा सूदमंद दिखाई दे रहा है, इस निज़ाम में अरकान असम्बली सिर्फ कानून साजी करने तक महदूद रहेंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। हुकूमत करने में अमूमन उनका ज्यादा हिस्सा नहीं होता। वजह यह है कि सदर पार्लियामेंट से बाहर बैठे किसी भी दानश्वर, आलिम, फाजिल या तजर्बेकार व अहल शख्स को वजीर बना सकता है। गोया पाकिस्तान में सदारती निज़ाम राइज हो जाए तो उसके अरकान असम्बली की कुव्वत कम हो जाएगी, जबकि अवाम के मुंतखब करदा सदर की ताकत बढ़ेगी। सदारती निज़ाम में सदर भी अहमियत इख्तियार कर जाता है। पार्लियामेंट को मरकजी हैसियत हासिल होती है, सियासत का कारोबार नहीं होता, जबकि पार्लिमानी निज़ाम में सियासत नस्ल दर नस्ल चलती है और गिने चुने जो मैंने आपको दिखाया है सियासतदानों की औलादें जो है इस वक्त पाकिस्तान में जो बैठी है वो वही हुकूमतें करते रहेंगी और हमारा मखसूस टोला, हमारी अवाम उन्हें सलाम करती रहेगी। सदारती निज़ाम की एक और खूबी है कि इसमें अवाम को 2 बार वोट डालने का मौका मिलता है। यूं हुकूमत साजी में उनका किरदार बढ़ जाता है। अवामुल नास पहले अपने वोटों से अरकान असम्बली मुंतखब करते हैं, फिर दूसरी बार वो सदर का बराह रास्त इलेक्शन होता है, उसमें इंतखाबात करते हैं। जो उम्मीदवार सदर बन जाए वो मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से मनपसंद शख्सियात चुनकर वजीर मुशीर बना सकता है। यूं बासलाहियत और अहले अफराद पर मुश्तमिल कबीना वजूद में आती है जो बेहतर तौर पर मुल्क चलाने की सलाहियत रखती है। वतन अजीज में तो ये तमाशा पहले भी हो चुका है। मैट्रिक फेल अरकान असम्बली अहम ओहदों पर तैनात कर दिए गए। ये करिश्मा सिर्फ पार्लिमानी निज़ाम में हुआ है। अब आप देखें इस वक्त हमारी अक्सरियत हमारे नौजवानों की डिग्रियां लेके घूम रही, उनके पास कुछ नहीं है। जिसके पास पैसा है उनको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन बदकिस्मती से हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए। बहुत लंबी बात है, ये बहुत आगे तक निकल जाएगी। मैं इस प्रोग्राम को यहाँ मुख्तसर करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में एक खमीनी की जरूरत है जो खमीनी बन के आए, इस मुल्क को कानून के मुताबिक चलाए। वो मुल्क चल सकता है जिस तरह हुकूमत खमीनी ने चलाई थी। लेकिन आपने देखा पाकिस्तान में सियासत कारोबार बन गया है। किसी को पाकिस्तान की हमदर्दी नहीं है। जो भी आता है अपना घर भरता है, अपने आलीशान महल बनाता है, अपनी औलादों को बाहर भेजता है। गरीब वहीं का वहीं है। लिहाजा हमें सोचना चाहिए कि हमें अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए हमें आगे चल के क्या करना है। इनके साथ मैं अपना आज का प्रोग्राम इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह ये थोड़ी सी बहस, थोड़ी सी मेरी बातें कड़वी कसीली जरूर आपको लगी होंगी, लेकिन इसके बारे में सोचना।